नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी साहा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स की क्लासेस। ये जो क्लास आज अपन लेंगे वो है, उसका टॉपिक है विभव मापी। आज क्या पढ़ेंगे? विभव मापी और विभव मापी के उपयोग। ये आपके जो विद्युत धारा वाली जो यूनिट है उसकी लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद ये विद्युत धारा वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, तो इस विद्युत धारा वाले से अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का अपन करेंगे सॉल्यूशन, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभव मापी। तो विभव मापी क्या करता है? ये विभवांतर या विद्युत वाहक बल का शुद्धता से मापन करता है। क्या है? यह विभवांतर या विद्युत वाहक बल का शुद्धता से मापन करता है। अब आपके माइंड में यह बात भी होगी कि भी सर विभवांतर का मापन तो वोल्ट मीटर भी करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा शुद्धता से क्यों करता है और वोल्ट मीटर ज्यादा शुद्धता से क्यों नहीं करता? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत वोल्ट मीटर का ज्ञान दे दूं। वोल्ट मीटर की बातें समझोगे तब आपको विभव मापी में जो चीजें पढ़ोगे तो उसका रियल जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो आपको समझ में आएगा, वो लॉजिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो देखो, वैसे मैं थोड़ा बहुत आइडिया पहले दे रखा है, ठीक है। ये परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ये वोल्ट मीटर क्या करता है? कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें दो बिंदु, जैसे कि ये विद्युत परिपथ है, ठीक है, इसमें दो बिंदु, ए बिंदु बी बिंदु, इन दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है तो अपन वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये हो गया वोल्ट मीटर। इसे समांतर में लगाया जाता है, जैसे कि ये प्रतिरोध है, इसे धारा जा रही है, अपने को इस प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना, तो अपन क्या करेंगे, इसको समांतर में लगाएंगे, इस प्रतिरोध के समांतर में लगाएंगे। जबकि जो अमीटर होता है, जो धारा का मापन करता है, या फिर गैल्वेनोमीटर वगैरह, उनको हमेशा सीरीज में लगाते, श्रेणी क्रम में लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है हमेशा समांतर क्रम में लगता है और वो श्रेणी क्रम में लगते हैं। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अपन क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध कोशिश करते हैं उच्च हो, ताकि जो यहां से जो धारा जा रही है ना, ये आई पूरी की पूरी इसको मिले, ना कि यहां जाए। यहां अपन चाहते हैं कि ये धारा बिल्कुल कम जाए। वैसे तो रियल में चाहते तो ये कि जीरो जाए, लेकिन भाई जीरो तो तब होगा जब प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। वही चीज अपन आगे पढ़ने वाले, समझने वाले, ठीक है। तो अपन ये कोशिश करते हैं कि इसका प्रतिरोध उच्च हो। इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ताकि ये धारा कम से कम ले। और जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगता है और उसका प्रतिरोध न्यून होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ए और बी के मध्य जो विभवांतर होगा वी ए बी, वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, वो कौन नापेगा? ये वोल्ट मीटर। अब मैं आपको दो केस समझाता हूं, केस बाय केस, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है? केस 1 ये है, ये आप देखिए, ये कोई तार है, इस तार में 2 ओम का ये प्रतिरोध लगा हुआ है और I बराबर 10 एम्पीयर धारा जा रही है। I बराबर 10 एम्पीयर धारा जा रही है। अब कोई बिंदु है A और B, ठीक है। तो VAB क्या हो जाएगा? ए बी के अक्रॉस जो विभवांतर है वो VAB क्या होगा? धारा 10 इंटू 2 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब इसी को अपने को यदि वोल्ट मीटर से नापना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके जो बिंदु ए है, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी के अक्रॉस अपन लगा देंगे वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर, समांतर में, ठीक है। अब देखो, ये प्रतिरोध कितना? 2 ओम तो है ही है, तो चलो 2 ओम है ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जो धारा आ रही है 10 एम्पीयर धारा आ रही है। अब होगा क्या कि इस वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ तो मतलब प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही मतलब वो हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत तो है नहीं, बहुत ज्यादा भी होगा, फिर भी कुछ ना कुछ धारा तो जाएगी, मतलब जैसे कि ये जो धारा आ रही है इसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है प्रतिरोध 2 ओम का, मान लो, ठीक है, और एक है प्रतिरोध अपन ने मान लिया 1 लाख ओम।
1 लाख ओम, ठीक है, ये मान लिया। तो ये 2 ओम तो अपनी जो ज्यादातर धारा है वो इस साइड जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत धारा तो इस साइड आएगी, बिल्कुल इस साइड धारा जीरो कब आएगी, जब यहां पर प्रतिरोध कितना हो, अनंत हो, प्रतिरोध कितना हो, अनंत हो। तो वही बात है एक्चुअली में, यहाँ क्या है, ये जो वोल्ट मीटर का जो भी प्रतिरोध होगा, ये कुछ ना कुछ तो धारा यहां से पास होगी। तो मान लो अब जो धारा निकली, यहां 10 में से 9.9 तो गई, यहां पर 10 में से 9.9 तो कहां गई, यहां पर। और ये मान लो 0.1 एम्पीयर भी यहां आई, 0.1 एम्पीयर भी ये यहां आई है, ठीक है। तो अब देखो जो रियल में जो वोल्ट मीटर नापेगा, वो क्या नापेगा, वोल्ट मीटर को जो दिखेगा, वोल्ट मीटर का मापन, वोल्ट मीटर का मापन। तो वोल्ट मीटर का मापन क्या होगा, वोल्ट मीटर का मापन होगा भाई, अब तो इसको वोल्ट मीटर को तो क्या दिख रहा है कि भाई 9.9 एम्पीयर की धारा जा रही है और 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, 2 ओम का ये क्या है, प्रतिरोध है। तो ये हो जाएगा 19.8 वोल्ट, 19.8 वोल्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में ये वास्तविक मान से अलग मान आया है, ठीक है। वास्तविक तो कितना था, 20 वोल्ट था, इसने क्या नापा, 19.8, अर्थात शुद्ध मापन नहीं हुआ, अर्थात शुद्ध मापन नहीं हुआ। अर्थात क्या हुआ, शुद्ध मापन नहीं हुआ है, बात समझ गए। तो शुद्ध मापन होगा कब, शुद्ध मापन पॉसिबल तब है, शुद्ध मापन तब संभव है जब I इक्वल टू 0, जब I इक्वल टू 0, कौन सी, IV, जो वोल्ट मीटर से जो धारा जा रही है IV, ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर से जाने वाली धारा, वोल्ट मीटर से जाने वाली धारा। तो यानी कि जब वोल्ट मीटर से जाने वाली धारा IV बराबर 0 है, तब उस स्थिति में ये शुद्ध मापन करेगा। जब ये 0 हो जाएगी तो पूरी की पूरी 10 की 10 यहां जाएगी और फिर अपने को 20 वोल्ट का मिल जाएगा, ठीक है। शुद्ध मापन तब संभव है जब IV बराबर 0, वोल्ट मीटर से जाने वाली धारा, अर्थात वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। जब प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा, प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा वोल्ट मीटर से कितनी जाएगी, 0, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, शुद्ध मापन करेगा। इसीलिए एक पॉइंट आता है आदर्श, एक अपन मानते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर क्या हो सकता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर वो हो सकता है जिसका प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। हालांकि आदर्श रियल में को होता नहीं है, लेकिन अपन ये मानते हैं कि मान लो कि आदर्श वोल्ट मीटर है, तो उस आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, जो खुद धारा नहीं लेता। वोल्ट मीटर का काम, अगर आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो खुद को धारा नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ मापन करना चाहिए। अगर खुद ने धारा ले ली तो फिर वो क्या करेगा, एरर पैदा करेगा, शुद्ध मापन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक केस है, केस थर्ड। अब देखिए केस थर्ड में बताऊं, केस थर्ड है, अपन बात करते हैं, ये धारा है, ये हो गया एक सेल,
जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और ये इसका है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल के बारे में अपन पढ़ा था, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका ईएमएफ ज्ञात करना है, इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। चूंकि अपन ईएमएफ ज्ञात करेंगे तो ये वैसे तो मैंने ये बाहर दिखा रखा आर, लेकिन आर तो इसी के अंदर है, छुपा हुआ है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना सर यहाँ बाहर लगा हुआ है इसलिए आप यहाँ वोल्टमीटर लगा के वो निकाल लो, वो चीज नहीं, ठीक है। अपने को यदि इसका नापन करना है, वोल्टमीटर लगेगा कहाँ पे, वोल्टमीटर लगेगा बराबर यहाँ पर। वोल्टमीटर कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ये हो जाएगा, ठीक है। तो आर ईएमएफ अपने वोल्टमीटर से इसका मापन करना, वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। वोल्टमीटर यहाँ नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये आर भी तो शामिल है, आर भी तो ऑटोमेटिक शामिल, नहीं तो अपन ने डायग्राम में दिखाने के लिए बताया। बाकी रियल में तो जो सेल है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसी के अंदर है, ठीक है। तो दोनों सिरों पर टच करो तो आंतरिक प्रतिरोध तो वैसे भी शामिल हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। अब देखो बात क्या है, अब जो अपने को क्या करना है, इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो ईएमएफ ज्ञात करना है, तो वो ईएमएफ अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ईएमएफ अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। कैसे, कारण, क्योंकि शुद्ध ईएमएफ ज्ञात नहीं कर पाएंगे। कि क्या कारण है, देखो जैसे ही अपन वोल्टमीटर को जोड़ेंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा पूरा एक परिपथ बन जाएगा। हालांकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, हालांकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन कुछ ना कुछ धारा जाएगी, कुछ ना कुछ धारा बहनी स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो कुछ ना कुछ धारा बहनी स्टार्ट होगी तो एक्चुअल में ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो यहां से जो वोल्टमीटर जो नापेगा, वोल्टमीटर को वो क्या दिखाई देगा, ये वाला सिरा दिखाई देगा। वोल्टमीटर का जो मापन है वो क्या आएगा, वो एक्चुअली वोल्टमीटर वो क्या नापेगा, ईएमएफ। अगर अपने सिरा ये पॉइंट उच्च विभव पे है, ईएमएफ माइनस आई आर, वोल्टमीटर मापेगा ये। जबकि वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान क्या है, वास्तविक विद्युत वाहक बल, वास्तविक विद्युत वाहक बल जो सेल का है, वास्तविक विद्युत बल जो सेल का वो कितना है, वो यही है ईएमएफ वाला, यही सेल का ईएमएफ। लेकिन जब अपन वोल्टमीटर से नापेंगे तो क्या आएगा, ईएमएफ माइनस आई आर, ईएमएफ माइनस आई आर, ठीक है। यदि ये आई वही है जो पूरा इसमें भी बहेगा, इसमें भी बहेगा, पूरा चक्कर लगा। यदि आई बराबर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईएमएफ के बराबर हो गया, यानी कि अर्थात शुद्ध मापन, अर्थात शुद्ध मापन। तो यहां से भी आपको एक बात समझ में आ गई कि मतलब वोल्टमीटर को अपने को धारा देनी नहीं है, वोल्टमीटर को धारा लेनी नहीं चाहिए। वोल्टमीटर धारा नहीं लेगा तो शुद्ध मापन करेगा, वोल्टमीटर धारा नहीं लेगा तो वह शुद्ध मापन करेगा। और बस इसी सिद्धांत का अपन ने उपयोग किया है, अपन ने इसी सिद्धांत का उपयोग किया है कि अपने को जब वो मापता है, वोल्टमीटर मापता है, तो मापन की स्थिति में उसमें धारा शून्य होनी चाहिए। उसमें धारा शून्य होगी तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो विभवांतर है, जो रियल विभवांतर, वो सामने आएगा, ठीक है। नहीं तो हमेशा उससे कम ही आएगा, क्योंकि प्रतिरोध जरूर अपन उच्च रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनंत प्रतिरोध नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो अर्थात शुद्ध मापन, बात क्लियर। चलो, तो ये जो विभव मापी है वो यही काम करता है। वोल्टमीटर वाली जो खामी है ना, उसको क्या करता है, दूर कर देता है।
उसको क्या कर देता है, दूर कर देता है। कैसे? विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत वाहक बल, वही विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर का शुद्धता से मापन किया जाता है। ठीक है, यह अविक्षेप या शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण है। ये क्या है? अविक्षेप या शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण है। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन काम में लेंगे गैल्वेनोमीटर। इसमें अपन काम में लेंगे गैल्वेनोमीटर, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो क्या करेगा, मापन की स्थिति में उसमें धारा शून्य हो जाएगी। और अपना एक्सपेरिमेंट भी ऐसा रहेगा, जब धारा शून्य होना तब जो रीडिंग आती है उसको नोट कर लेंगे और वो अपना आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अविक्षेप या शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अविक्षेप या शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण है। यानी कि जिस स्थिति में हम नापेंगे ना, उस स्थिति में उसमें धारा शून्य हो जाएगी। सब बताऊंगा धीरे धीरे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। शून्य विक्षेप अर्थात मापन की स्थिति में धारा शून्य। और किसमें शून्य विक्षेप होगा? गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होगी, तब अपन नापेंगे। अर्थात विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर, अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर है। तो विभव मापी है ना, वो क्या करता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, विभव मापी क्या करता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। यानी कि अपन जो ये चाह रहे थे कि यार वोल्ट मापी को धारा नहीं लेनी चाहिए, सॉरी वोल्ट मीटर को धारा नहीं लेनी चाहिए, उसमें आई धारा 0 होनी चाहिए, तो विभव मापी उसी सिद्धांत पर काम करता है। वो मापन की स्थिति में अपने में से धारा जीरो करता है, उस जीरो धारा या शून्य विक्षेप की स्थिति में मापन करता है। इसलिए विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है। बात क्लियर? चलो, अब विभव मापी कैसा होता है ये देख लो। ये होती है विभव मापी की बनावट। आपने जैसे कि एक्सपेरिमेंट वगैरह वो किए होंगे, ठीक है, लैब में वगैरह देखे होंगे। विभव मापी की बनावट में क्या होता है, एक तो होता है ये सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक सेल, ईपी। के होती है कुंजी, जिससे ये परिपथ चालू हो बंद हो। आर होता है धारा नियंत्रक। आर क्या होता है? धारा नियंत्रक, रियोस्टेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए बी क्या होता है? विभव मापी का तार होता है। ए बी क्या होता है? विभव मापी का तार होता है, जो कि कॉन्स्टेंटेड मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। ए बी क्या है? विभव मापी का तार है, जो कि कॉन्स्टेंटेड मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। इस ए बी तार की लंबाई वैसे सामान्यतः 10 मीटर होती है। सामान्य 10 मीटर, आपको सर 10 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर वाला तो फिर इतना लंबा। तो देखो उसमें ऐसे होते हैं, 10 मीटर मतलब ऐसे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ऐसे करके वो सेटिंग्स होती है। मतलब ए बी बहुत सारे तार, मतलब ऐसे पास पास लगा के एक तार को यहाँ लिया, फिर वापस घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8, 9, 10, ऐसे करके 10 मीटर बना लेते हैं। 10 मीटर पूरा लंबा नहीं रखते। ठीक है, हाँ, ये होता है ऊपर वाला होता है प्राथमिक परिपथ, ये फिक्स होता है। या कोई भी एक्सपेरिमेंट करो किसी भी टाइप का, मतलब क्योंकि विभव मापी के बहुत सारे उपयोग है, अलग अलग उपयोग है। ठीक है, लेकिन हर एक उपयोग में ये जो प्राथमिक परिपथ है वो सेम रहेगा। बदलेगा क्या? नीचे वाला द्वितीयक परिपथ। नीचे वाला द्वितीयक परिपथ में क्या है, जो भी चीज आपको नापनी है उसकी सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, ये जो भी है, यहां पर आप अज्ञात सेल लगा सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध लगा सकते हो, जो भी है, ये होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जी। चलो लाइट आ गई। हाँ, तो ये क्या होता है? द्वितीयक परिपथ। इसमें अपन कुछ भी, जैसे कि अज्ञात सेल लगा लो, ठीक है, या फिर कोई दूसरा कोई प्रतिरोध लगा लो,
या जो कुछ भी है, ठीक है, वो ओपन रखते हैं। और ये पूरा लेंथ इसके हिसाब से होती है, अपन 10 मीटर सामान्य 10 मीटर का होता है, और 10 मीटर ऐसे किया जाता है जिसमें पूरा लंबा 10 मीटर नहीं होता, 10 मीटर पूरा लंबा तो फिर बहुत बड़ा हो जाए, फिर उसके लिए पूरा रूम ही सेपरेटर रखना पड़े, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से मतलब वो 10 मीटर ऐसे ऐसे करके रख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर अपन ने डायग्राम में सिर्फ ये भी तार ऐसे होता है, तो ये जो तार है ये क्या विभवमापी का तार है, सारा खेल इसके ऊपर होने वाला है ये जो, ठीक है। चलो, ये किसका बना होता है, कांस्टेंटेड मैग्नीन या नाइक्रोम, ठीक है। चलिए, अब विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है, विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। तो ये तो है विभवमापी, आपको पता है। विभवमापी का सिद्धांत अपन समझते हैं, उसमें एक चीज आती है सबसे मेन, ठीक है, एक चीज सबसे मेन आती है। आपको लगभग सारा दिख रहा है डायग्राम पूरा, या थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ चलो, लगभग लगभग दिख ही रहा है, ठीक है। अब विभवमापी के सिद्धांत पढ़े, उसमें एक चीज आती है, ठीक है। तो उस वो क्या है, वो आपके है वोल्ट प्रति मीटर में एक वैल्यू निकलती है एक्स। विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव का जो पतन होता है उसको बोलते हैं विभव। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विभव प्रवणता का मान निकालना होगा, और इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस तार पर जो कुल विभव पतन है बटा ए बी तार की लंबाई, उससे डिवाइड करोगे। सिंपल सी बात ये है, ये चीज क्या है, देखो लैंग्वेज जो भी है, आप इतना समझो कि ये जो ए बी तार है, ए बी तार है, इसको कितना विभवांतर मिल रहा है, इसको कितना विभवांतर मिल रहा है, इस पर कितना विभव का पतन हो रहा है, ये वही चीज है बस, ठीक है। ए बी तार पर कितना विभव का पतन हो रहा है। अब जैसे कि अपन ए बी तार पर विभव का जो पतन है वो देखें, तो उसके लिए अपन ये मान लें कि जो आर एच है, धारा नियंत्रक है, उसका प्रतिरोध 0, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध एक बार के लिए अपने 0 मान लें, इसका प्रतिरोध 0 है। तो यदि इसका प्रतिरोध 0 है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई जिसका विभवांतर ईपी है, तो पूरा का पूरा ये ईपी यहाँ पर नहीं आएगा क्या, ये पूरा का पूरा ईपी, ये पूरा का पूरा ईपी यहाँ पर नहीं आएगा, ईपी यहाँ पर नहीं आएगा, बस यही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू तार पर कुल विभव पतन बटा ए बी तार की लंबाई, ठीक है। यानी कि जो एकांक लंबाई में कितना विभव का पतन हो रहा है, ये वो चीज है बस। एकांक लंबाई में कितना विभव का पतन हो रहा है उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे तो तार पर जो कुल विभव का पतन है वो एक्चुअली प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर है, जो प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल ईपी है उसके बराबर है बटा ए बी तार की लंबाई, ये हो जाएगा ईपी अपॉन एल वोल्ट प्रति मीटर, ईपी अपॉन एल वोल्ट प्रति मीटर। ये हमेशा ईपी अपॉन एल ही नहीं होगा, एक्स का मान हमेशा जरूरी नहीं कि ईपी अपॉन एल ही होगा, आगे सब समझाऊंगा चीजें कि क्या कैसे है, ठीक है। अब इसका सिद्धांत होता क्या है, अब आपको एक्स है कि तार की जो एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज है, वोल्ट विभव पतन हो रहा है, वो आपको मालूम पड़ गया, एक्स मालूम पड़ गया, ईपी अपॉन एल वोल्ट प्रति मीटर। अब आप क्या वो करते हो, आप क्या करते हो, जॉकी, इसको बोलते हैं जॉकी जे, अभी तो मैंने दूर रखा हुआ है, जब अपने को इस एक्स का मान निकालना होता है तब इसको दूर डालेंगे, ठीक है। एक्स का मान निकालते हैं तब ओनली फॉर ये वाला परिपथ जो प्राथमिक परिपथ है वो वाला काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे यहां पर,
ये सी। अब मान लो कोई अज्ञात बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल अपने को ध्यान नहीं है, ठीक है। इस अज्ञात बैटरी के अंदर भले ही आंतरिक प्रतिरोध है या नहीं है, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये शुद्ध मापन करेगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है भी तो भी उसमें मापन की स्थिति में उसमें धारा जीरो रहेगी। तो धारा जीरो रहेगी ना, तो क्या होगा, आपके वो आई आर, तो उस आर का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। आई आर का कुछ मतलब, उस छोटे वाले आर का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आई वैसे जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, अपनी जॉकी जे है ना, इसको घुमाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर घुमाएंगे इसको, ठीक है। तो माना सी बिंदु पर अपन क्या करते हैं, इसको खिसकाते हैं, ए बी तार पर खिसकाते हैं इस जॉकी जे को। तो माना सी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। माना सी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, तो धारा शून्य हो जाती है, तो धारा शून्य होगी कब, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होगी कब, जब ये वाला विभवांतर और ये वाला विभवांतर सेम हो, ये वाला विभवांतर और ये वाला विभवांतर क्या हो, सेम हो, तब जाके इस गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। तो माना सी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, अतः इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अतः इस स्थिति में वी ए सी, या फिर ये लिख दो ई जो अज्ञात है, ई जो अज्ञात है वो क्या हो जाएगा, ई, इस स्थिति में ई जो अज्ञात है, ठीक है, वो हो जाएगा आपके वी ए सी, ठीक है। और आपके वी ए सी वो एक्चुअली में क्या है कि भाई ये जो दूरी है, मान लो इसको, ये अपने को मिली, इसकी लंबाई मिल गई अपने को एल, ये जब अपन, ये लंबाई कितनी, एल, स्मॉल एल है। तो जो आपको पता है कि भाई एकांक 1 मीटर में कितना है विभव पतन, ईपी अपॉन एल, वोल्ट प्रति मीटर वैसे किसका मात्रक होता है, और विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है, ध्यान रखना। ईपी अपॉन एल है, ये क्या है, एकांक, मतलब 1 मीटर में इतना विभव होता है, विभव पतन, ठीक है। तो इतने मीटर, एल मीटर में कितना होगा विभव पतन, वो हो जाएगा ईपी अपॉन एल इंटू स्मॉल एल, ये हो जाएगा ई अज्ञात, बस यही है, यही सिद्धांत है, सिद्धांत कोई दूसरा कोई चीज नहीं है, यही सिद्धांत है बस। अपन क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे और खिसका के इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होगी ना, तो शून्य की स्थिति में ये केस बन जाएगा कि यहाँ का जो विभवांतर है वो इस विभवांतर के समान हो जाएगा। तो ये वाला विभवांतर क्या है, ई अज्ञात, और ये वाला वी ए सी। तो आपको वी ए सी निकालना, मतलब सीधी सी बात है, ये आपको, और इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। तो जो एकांक लंबाई पर है ईपी अपॉन एल, तो एल लंबाई पर विभवांतर कितना होगा, ईपी अपॉन एल इंटू एल। अब आपको ईपी पता है, ये एल ध्यान है, तो जिस लंबाई पर आप संतुलित होते हो वो आपको नोट करना है, उससे गुणा कर देना है, ठीक है। ये भी देखो, समझ गए। और जबकि ये ईपी अपॉन एल वो एक्चुअली में क्या है, ईपी अपॉन एल क्या है, एक्स एल,
ठीक है, एक्स एल, बस ये सिद्धांत है, ये व्योममापी का सिद्धांत, बस ये समझ गए ना, बात क्लियर है, आगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब इसके बारे में कुछ और चीजें, एक्स बराबर जो आता है ईपी पॉन एल, तो माना तार से प्रवाहित धारा आई है, मान लो कि माना जो आपके व्योममापी का तार है, ये तार, इससे अगर धारा आई बह रही है तो तार का कुल प्रतिरोध आर है, तो उस स्थिति में अपने को इसका जो विभवांतर है ए बी, वो अपने को क्या मिल सकता है, आई आर भी मिल सकता है, आई आर भी लिख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू आई आर बटा एल। एक्स इज इक्वल टू, आपको यदि तार का प्रतिरोध ध्यान पड़ जाए, तार में से बहने वाली धारा मालूम पड़ जाए, तो तार का जो विभवांतर पूरा बन रहा है मालूम पड़ जाएगा, वो कितना होगा, आई आर। इस तार का प्रतिरोध यदि आर है, इस तार का प्रतिरोध आर है, धारा इस पूरे में से आई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, विभवांतर यहां से ये कितना देगा, आई आर देगा, आई आर विभवांतर देगा। ठीक है, तो बस वही बात है। तो ये आई आर और आई, इसको आप लिखोगे आर अपन एल, और आर अपन एल को लैम्डा भी लिख सकते हैं। लैम्डा होता है तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, देखिए कुल प्रतिरोध बटा कुल लंबाई, तो इसको बोलेंगे लैम्डा, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध। इस फॉर्म में भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म में भी इसको आप निकाल सकते हो। ठीक, अब ये आपका जो एक्स है, एक्स वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा होता है धारा नियंत्रक के प्रतिरोध आर एच, चूंकि वहां पे अपन ने ये आर एच 0 मान लिया था, लेकिन धारा नियंत्रक का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो धारा नियंत्रक के प्रतिरोध आर एच उस पर, और जो तार के प्रतिरोध, तार जो है ये वाला तार, इसका प्रतिरोध तो वैसे भी ये यहाँ फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है, उसके प्रतिरोध पर, और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तार की धातु, तार किस धातु का बना हुआ है, और तार किस टेम्परेचर पे, ये सारे के सारे चीजें हैं जो तार के प्रतिरोध को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, उस पर इफेक्ट डालेगी। सीधी सी बात है, जो ये एक्स ऑटोमेटिकली इन सभी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है धारा नियंत्रक के प्रतिरोध आर एच, देखो इस बात को मैं समझाता हूं, थोड़ा सा इस बात को अपन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि ये आपकी बनी हुई है बैटरी ईपी प्लस माइनस ईपी। ठीक है, ये आर एच धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। ठीक है, ये भी तार है, ये भी तार है। ठीक है, मान लो ये धारा इसमें जो आई जा रही है वो ऐसे जा रही है, पूरी ऐसे जा रही है, तो एक्चुअली में इस केस में आपके V और इसकी जो लंबाई है पूरी L है। ठीक है, तो इस केस में आपके VAB क्या हो जाएगा, VAB, आपको दूसरी कोई चीज पता नहीं है, सिर्फ ये चीज पता है, तो इस स्थिति में आप VAB वो क्या निकालोगे, VAB क्या हो जाएगा, EP, और चूंकि इसमें धारा ऐसे आएगी तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, EP माइनस IRH, EP माइनस IRH, ये हो जाएगा VAB। ठीक है, तो एक्चुअली में आपका जो x है, x क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, EP माइनस IRH बटा L। ठीक है, जब RH नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ये आपके इस हिसाब से बन जाता है। तो ये क्या है, धारा नियंत्रक के प्रतिरोध RH पर भी निर्भर करता है, परंतु यदि RH बराबर 0 हो गया तो x बराबर हो जाता है EP अपॉन L, x बराबर हो जाता है EP अपॉन L। बात क्लियर, ये तो इस फॉर्म में हुआ। यदि आपको बहुत बार ये धारा पता आई और इसका प्रतिरोध मालूम पड़ जाए तो सीधा I इंटू R वही हो जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इस x का मान कैसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि
सवाल में आपको क्या चीजें दी हुई है, ठीक है ना। हाँ, और सबसे पहले जब भी सॉल्व करो तो इस एक्स को निकालना जरूरी है। एक्स को निकालने के बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जब एक्स को निकालोगे ना तो ये सेकेंडरी परिपथ काम में नहीं लेंगे, ये अपन प्राथमिक परिपथ को काम में लेके ही अपन एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। चलो तो विभव मापी की जो सुग्राह्यता है, सेंसिटिविटी, वो किस पर निर्भर करती है। तो वो सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी मतलब कोई भी चीज को कितना जल्दी सेंस कर लेता है, कितना जल्दी सेंस करना मतलब, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि बहुत, जैसे अपन बात करते हैं जी, ठीक है। तो जो अपना जो गैल्वेनोमीटर जी है, गैल्वेनोमीटर जी क्या करता है, बहुत अल्प धारा भी जाएगी ना तो सेंस कर लेगा, एकदम से ऐसे आंकड़ा उसका कांटा घूम जाएगा। जबकि जो अमीटर होता है, अमीटर थोड़ी बहुत अल्प धारा गई तो उसमें मूव नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विभव मापी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब जो अमीटर है वो सेंसिटिव नहीं है, और जो जी है आपका वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर अत्यधिक सुग्राही होता है, ठीक है। अमीटर सुग्राही नहीं होता। सेंसिटिव मतलब होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा टच होते ही, जैसे कि आप अपने बॉडी है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट है, बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक पीठ है, या पीठ पे या फिर कहीं पैर पे हो गया, थोड़ा बहुत कुछ कर लो टच, नॉर्मली चलो ध्यान नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज अपने मतलब या चेहरे पे या फिर कहीं और जो सेंसिटिव जगह है वहां पे जैसे कि टच कर दी जाए तो आपको एकदम से ऐसे सेंस होता है, क्योंकि वहां सेंसिटिविटी ज्यादा है, वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा, सुग्राह्यता ज्यादा, बस बात यही है, ठीक है। तो उसकी सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है? विभव प्रवणता पर, एक्स पर। एक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो विभव प्रवणता है, एक्स का मान कम होने पर विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होती है, ठीक है। एक्स का मान कम होने पर विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होती है। एक्स क्या होता है? ईपी अपॉन एल। यदि ये नियत है तो अधिक सुग्राह्यता के लिए तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तो अपने को यदि विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक रखनी है, सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी है, तो तार की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। देखो सुग्राह्यता व्युत्क्रम में होता है इसके एक्स के, और ये चूंकि इसके व्युत्क्रम में होता है इसलिए ये इसके आ गया समानुपात में। विभव मापी तार की लंबाई, विभव मापी तार की लंबाई, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। हाँ क्या लिखोगे आप कि सुग्राह्यता विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती तथा तार की लंबाई के समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती तार की लंबाई के समानुपाती होती है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आगे एक सवाल है, एक विभव मापी में 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है, ठीक है। तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। यदि इसके 600 सेंटीमीटर पर एक अज्ञात विद्युत बल ई का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो ई ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, सवाल दिया हो ना उसको अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है। पहले तो आपको जो विभव मापी का जो डायग्राम है वो तो पता ही है, ठीक है। यह तार होता है, ये जो रिएस्टोर, अब इसने यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा है, इसने क्या रखा है, एक विभव मापी में 10 मीटर लंबे तार, ये 10 मीटर लंबा तार हो गया, का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। इस प्रतिरोध कितना? 20 ओम है। तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध और 5 वोल्ट की बैटरी। तो एक्चुअली में 5 वोल्ट की बैटरी ये है, और यहाँ पर 480 ओम तार के श्रेणी क्रम में लगाया गया।
इसका खुद का जो तार है इसका 20 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, ये है। और इसके यदि इसके 600 सेंटीमीटर पर एक अज्ञात विद्युत बल ई का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो ये कोई अज्ञात विद्युत बल है, ये अपने को ज्ञात करना है। ये संतुलन बिंदु कहां पे होता है प्राप्त? 6 मीटर पर, 600 सेंटीमीटर यानी कि 6 मीटर पर अपने को संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। पहले तो अपन क्या करेंगे, पहले अपना है टारगेट एक्स ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स। तो अपन एक्स ज्ञात करेंगे तो ये वाला परिपथ काम में नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, अपन इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे इसमें धारा वो कितनी जा रही है, धारा कितनी जा रही है। तो धारा देखेंगे तो ये अपन ये मानते हैं कि पहले ये क्या टूटा हुआ, ये इस कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से जॉकी जे को यहां से हटा दो तो फिर बाकी तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि धारा ऐसे तो नहीं कि यहां से हटा दे फिर भी यहां से यहां तक आई, क्योंकि यहां से आगे जाएगी कहां भाई। मान लो मैंने ये तार और जॉकी जे को यहां तक छोड़ दिया, फिर यहाँ ये गैप रह गया ना, धारा को तो पूरा पाथ मिलेगा तब जाके ऐसे आएगी भाई। धारा को पूरा पाथ नहीं मिलेगा तो यहाँ तक थोड़ी आएगी, यहाँ तक आगे भी यहाँ तक चली, ऐसा कुछ नहीं होता। धारा को हमेशा पूरा पाथ चाहिए, तो धारा यहाँ घूमेगी, इसमें नहीं जाएगी, ठीक है। ये जब जोड़ोगे ना जॉकी जे को फिर घुमाओगे तब धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो तो जो आई है अपन क्या करते हैं, आई निकाल लेते हैं। आई बराबर क्या हो जाता है, आई हो जाएगा आपके 5 वोल्ट बटा 480 और 20, यानी 5 बटा 500 1/100 1/100, ठीक है। 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, ये आ गई आई, ये आ गई आई, ठीक है। तो अब तो आई आ गई है, तो आप भले विभव प्रवणता है आपके किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते, क्योंकि आपको आई भी पता है, इसका आर भी पता है। इसका आर अगर नहीं पता होता तो अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। दो चीजें, दो फॉर्मूले, देखो दो फॉर्मूले, ठीक है। x इक्वल टू ईपी माइनस आई आर एच बटा एल, ये कर दो भले, ठीक है। लेकिन इतना क्यों करें, अपने को ये आई आर अपन एल, एल अपने पास है, आई आर ये है, तो ये कर लो, ठीक है भाई। ये वाला निकालो या ये वाला निकालो, दोनों समांतर में, तो बात एक ही है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वी ए बी, ए बी क्या है, वी ए बी अपन एल, यानी कि आई आर अपन एल कितना है, आई 0.01 इंटू कितना आर है, आर 20 ओम है, और एल कितनी लंबाई है 10 मीटर का है, कितना है 10 मीटर का है, ये कैंसल, ये हो जाएगा 0.02 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब अपन क्या करेंगे, जॉकी जे को यहाँ रखा और घुमाते हैं। अब देखो जॉकी जे को रख के अपन हम जब घुमाते हैं ना, तो जब तक संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक तो यहाँ पर पूरा परिपथ बनता है, धारा यहाँ से यहाँ जाती है, घूमती है वगैरह इसमें। लेकिन अपन घुमाते घुमाते कहीं ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जब इसमें से धारा शून्य हो जाती है। जब धारा शून्य हो जाती है यानी सी बिंदु पर, ये मान लो सी बिंदु पर जी में धारा शून्य, अतः इस केस में वी ए सी बराबर ई, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो अज्ञात है, ई अज्ञात है जो आपको निकालना है, ई अज्ञात जो निकालना है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वी ए सी। और वी ए सी निकालोगे कैसे, आपको इसकी लंबाई पता है 6 मीटर, तो x इंटू एल, वही तो x कितना है
0.02 इंटू एल कितना है 6, तो क्या 6 2 12, तो 0.12 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका मान। समझ गए? तो आपको सबसे पहला स्टेप यही करना है कि एक्स का मान निकालना है, फिर जहां संतुलित हो उसके समांतर वाली चीजें हो जाती है, यानी समांतर में इसकी बराबर ये हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर? चलो, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। अब अपन क्या कर सकते हैं, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या करनी है, तुलना। ठीक है, तो आपको एक्स तो आपको पता ही है, जब भाई आर एस बराबर 0 हो तो ईपी अपन एल लिख दो, जब आर एस नॉट इक्वल टू 0 हो तो ईपी माइनस आई आर एस अपन एल लिख लो, या फिर या अपन क्या लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं भाई आई आर अपन एल, आई आर अपन एल, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन जो तुलना होगी वो कैसे होगी, तुलना कैसे करेंगे, तुलना करने का मतलब क्या हुआ, देखो वो क्या करेंगे, अपन देखेंगे पहले की स्थिति 1, स्थिति 1 में अपन 1 बाय 1 लेंगे कि मैंने माना यहां पर लगा दिया जी, ये क्या ले लिया गैल्वेनोमीटर, और ये जो कीजिए माना वो अपने पास जो वैल्यू है एक्स की वो अपने निकाल ली एक्स, तो पहले तो अपन 1 बाय 1 जोड़ेंगे, 1 बाय 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो माना E1 को माना E1 के लिए संतुलन लंबाई कितनी है, L1 है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके E1 बराबर क्या हो जाएगा x L1। सिंपल सी बात है भाई, माना E1 के लिए संतुलन लंबाई, जब आपने इसको संतुलित किया, इसको संतुलित किया, एक समय पे इसमें धारा 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ जो लंबाई जो भी है, माना इसकी लंबाई कितनी आई, संतुलित लंबाई L1 आई, तो x इंटू L1 ये हो जाएगा यहाँ का विभवांतर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम अपन क्या करेंगे दूसरे केस में, माना E2 के लिए, माना E2 के लिए संतुलन लंबाई माना E2 के लिए संतुलन लंबाई L2 है, तो E2 क्या बन जाएगा x L2। यही दूसरी स्थिति में आप क्या करोगे, दूसरी स्थिति में आप इससे जोड़ दोगे, दूसरी स्थिति में इससे जोड़ दोगे, पहली स्थिति में इससे जोड़ा, दूसरी स्थिति में इससे जोड़ दोगे। ठीक है, तो माना E2 के लिए संतुलित लंबाई, एक एक करके अपन इसको लेंगे काम में, तो माना E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 है, तो E2 बराबर x L2। तो यहां पर क्या चीज ध्यान हुई, अतः क्या चीज निकल के आ गई, E1 अगर भाग दोगे आप समीकरण 1 में, समीकरण 2 E1 बाई E2 बराबर L1 अपन L2। तो यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन E1 और E2 जो दो विद्युत वाहक बल के, इनकी तुलना कर सकते हो। तुलना यानी कि भाई कौन सा विद्युत वाहक बल ज्यादा है, कौन सा कम है। जो ज्यादा होगा उसके लिए संतुलित लंबाई ज्यादा होगी, जो कम होगा उसके लिए संतुलित लंबाई कम होगी। भाई आपको दे दिया कि भाई लो ये दो सेल है, चेक करो फास्ट कि किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है। आपने लगाया पहले सेल को, किया संतुलित करना, मालूम पड़ा अच्छा इसकी लंबाई इतनी आ रही है। ठीक है, दूसरे को किया इसकी इतनी आ रही है, तो जिसकी लंबाई कम आएगी उसका विद्युत वाहक बल कम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, XL2 XL1, यदि L1 ज्यादा हुआ तो XL1 का मान ज्यादा हो जाएगा और XL2 का मान कम हो जाएगा। क्लियर, ये होती है तुलना। तो विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। ठीक है, चलो विभव मापी पर दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि एक बार वे परस्पर सहयोग तथा दूसरी बार असहयोग करते हैं। अविक्षेप बिंदु की स्थिति
150 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, यह सवाल बहुत मजेदार है, सवाल भी बहुत अच्छा है। सवाल ये कह रहा है कि ये कोई भी विभव मापी है अपने, ठीक है, इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि एक बार में परस्पर सहयोग और दूसरी बार असहयोग। सहयोग मतलब भाई E1 और E2 है, दो सेल है E2, इनको सहयोग में जोड़ेंगे कब? जब दोनों समान दिशा में हो, ऐसे दोनों का धनावेश धनावेश एक साइड, ऋणावेश ऋणावेश एक साइड। तो ये इस केस में हो जाएगा E1 प्लस E2, ये हो जाएगी सहयोग की स्थिति। एक होगी असहयोग की स्थिति, यानी कि इस सेल को मैं लगा दूं उल्टा, एक को लगा दूं उल्टा E2 को, ये E1 और ये E2। इस केस में आपकी ये हो जाएगा, कुल हो जाएगा E1 माइनस E2। इसको बोलेंगे असहयोग की स्थिति, इसको बोलेंगे असहयोग की स्थिति, ठीक है। बस तो सहयोग की स्थिति मतलब ठीक है, ये तो एक केस ये हो जाएगा। और इस केस में सहयोग की स्थिति में क्या 150 सेंटीमीटर पे संतुलन तो होता है इनका, 150 सेंटीमीटर पे। चलो ठीक है, और फिर दूसरा केस बनता है इनके, दूसरी स्थिति बनती है, ये स्थिति बने, और जो दूसरी स्थिति बनती है वो कब बनती है? वो बनती है, देख लो, इसे विपरीत हो जाए, ये वही वही स्थिति, यानी कि इस केस में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके E1 और ये E2, ठीक है। और ये कितने पे होता है संतुलित? 50 सेंटीमीटर पे। ये कितना पे होता है? 50 पे, 50 पे। तो देखो वही चीज वही है, जब सहयोग की स्थिति में तो सहयोग की स्थिति में क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 है, वो एक्चुअली हो जाएगा x इंटू ठीक है। और जो असहयोग में क्या हो जाएगा? असहयोग में क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। भाई ये क्या बन जाएगा? E1 माइनस E2, और जब इसको आप वो करोगे संतुलित तो x इंटू 50, समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। तो यहां से देख लो, 150 बाय 50, ये जगह 3, तो यहां से देख लो, और चीजें क्या आ रही है? E1 3E1 माइनस 3E2, 3E1 माइनस 3E2, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा
2E1 बराबर 4E2, 2E1 बराबर 4E2, यहां से आपके निकल के आ जाएगा E1/E2 का जो अनुपात है वो 4/2 यानी कि 2, बस ये निकल के आ जाएगा। ये निकालना था, ये निकालना। तो चलोगे विद्युत वाहक बल का अनुपात क्या होगा? अब ये सवाल देके एग्जाम में ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, क्या होगा? अनुपात 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो E1/E2 कितना? 2 आ गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें ऐसे होगी। E1/E2 कितना आया? 2 आया। चलो अब विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आगे अपन पढ़ेंगे विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए ये अपन जैसे विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हुआ, या फिर अपन देखा जो विद्युत वाहक बलों की तुलना हुई, ये क्या सारे विभव मापी के उपयोग है। ये क्या है? विभव मापी के उपयोग है। तो विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो उसमें इस प्रकार का ये वाला सेम रहेगा। देखो ये सेम रहेगा, ठीक है। फिर ये अपन ने लगा दिया, सेल लगा दिया, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ये अपन ने पूरा सेल, ये पूरे सेल है, क्योंकि मैंने इसको सेपरेट दिखाया आर, ये आर इसके साथ में ही है, ये आर इसके साथ में ही है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। जहां पर अपने जो ईएमएफ को दिखा दिया ई से, और यहाँ पे ये आर इसको साइड में दिखा दिया। बात क्लियर? यहाँ पे अपन ने लगा दिया एक रियोस्टेट, मतलब प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। बात क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कैसे होगा? माना विभव प्रवणता x है, माना विभव प्रवणता x है, x, तो अपन क्या करेंगे, एक स्थिति केस बन लेंगे। पहली स्थिति में वो क्या करेंगे, पहली स्थिति में वो करेंगे अपन भाई, चलो ये होगी अपनी स्थिति 1। तो माना प्रथम स्थिति में संतुलन लंबाई L1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x L1 विभव प्रवणता इंटू जो लंबाई L1 है, यहां का जो विभवांतर बट्टा बराबर, ये विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। आप कहोगे सर ये आपने स्मॉल r जिस आंतरिक प्रतिरोध को निकालना है, यही आंतरिक प्रतिरोध अपना टारगेट क्या निकालना है, ये r, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई इसका रोल आएगा ही नहीं, इसके ऊपर कुछ भी विभवांतर उत्पन्न होगा ही नहीं, कारण इसमें धारा ही 0 है। क्योंकि जब संतुलन स्थिति तब प्राप्त होती है जब गैल्वेनोमीटर में धारा 0, तो यहाँ जो धारा ही 0 है, इस परिपथ में धारा जो आई है, जो जा रही वही 0 है, तो यहाँ पर विभवांतर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। समझ गए? हाँ, तभी ये अपन ये विभव मापी काम में लेते हैं। ये क्या करता है, मतलब बिल्कुल मस्त तरीके से अपने को शुद्ध मापन देता है। तो अपने पहले माना संतुलन L1 पर मिला, तो x L1 बराबर E, और जब अपन ने जोड़ा किससे था? इससे जोड़ा था। पहले किससे जोड़ा था? इससे जोड़ा था। अब अपन दूसरी स्थिति में लेंगे। दूसरी स्थिति में क्या है? ये तो होगी स्थिति 1, ये स्थिति 1 होगी, ठीक है। अब दूसरी स्थिति लेंगे। दूसरी स्थिति में वो क्या करेंगे अपन? दूसरी स्थिति में
दूसरी स्थिति में पहले तो ये इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और ये यहां से जोड़ेंगे, ये बन जाएगी दूसरी स्थिति। मतलब दूसरी स्थिति में जो अपना डायग्राम ये नहीं है, ये नहीं है, ये पहली वाली स्थिति ये नहीं है, ये वाला ये इतना पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है, मैंने आपके लिए साथ में लिखा रखा है ऐसे, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में मतलब ये बन जाएगा ऐसे, ये सारा ये गैल्वेनोमीटर जी और ये ऐसे, समझ गए। इन दोनों को पहले तो मैंने जोड़ दिया, फिर इनसे एक तार इस जी में जाके फिर यहाँ गया, कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मैंने इस कलर से जो बनाया है इस पेन से, वो वाली चीज है, ब्लू, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में संतुलन लंबाई L1 है, तो ठीक है, x L1 बराबर E, और दूसरी स्थिति में संतुलन लंबाई L2 है, तो संतुलन लंबाई क्या L2 है, तो x L2 बराबर हो जाएगा यहाँ का विभवांतर पूरा, ठीक है। ये वाली जो संतुलन लंबाई किसके बराबर होगी, ठीक है। ये संतुलन की स्थिति जैसे आएगी ना, इसमें धारा जीरो, धारा बहती रहेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम सही पॉइंट पे लेके आएंगे, जब ये वाला विभवांतर और ये वाला विभवांतर समान हो जाएगा, तो x L2 बराबर, माना ये विभवांतर ये v, x L2 बराबर v। अब देखो v कैसे निकालना है, चूंकि संतुलन की स्थिति आई है, इस गैल्वेनोमीटर से धारा जीरो है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा जा ही नहीं रही, तो यहां से कोई धारा बाहर निकल नहीं रही है, ठीक है। यहां कोई धारा है नहीं, यहां कोई धारा नहीं है, तो साफ बात ये धारा आगे जाएगी। यहां से अगर कोई धारा बाहर निकली होती तो घूम के वापस यहां से यहां आती, लेकिन अब कोई धारा यहां से निकली नहीं है, संतुलन की स्थिति में यहां धारा जीरो है, तो बस धारा सिर्फ जो बहेगी संतुलन की स्थिति में सिर्फ इसके बहेगी अंदर, इसके अंदर बहेगी, और वो क्या होगी, वो एक्चुअली में ये हो जाएगी आपके, माना आई, यहां से जो आई है वो क्या निकल गया, आई की आपकी धारा आई बराबर ये किया जाएगा आई बराबर क्या जाएगा E अपॉन R, और ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, माना प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना R है, माना प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना R है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। तो I बराबर E R, ठीक है। और चूंकि यहां से आपको V निकालना है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R, कौन सा है, ये R तो है ही, और इसी से ये जाने वाले I, बात क्लियर, ये ऐसे घूमेगी I, ठीक है। तो V इक्वल टू I R ये हो जाएगा, तो यहां से देखो x L2 जो निकल के आएगा एक्चुअली में x L2 ये हो जाएगा आपके V R R प्लस R, ये समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर दो का समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर x L1 बटा x L2 ये भाग दोगे तो ये आ जाएगा L1 बटा L2, E से ही कैंसिल, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके L1 बाय L2 स्मॉल r प्लस अपने को इस छोटे वाले r का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा,
दोनों साइड -1 मैं कर सकता हूँ। किसी भी समीकरण में आप दोनों साइड कोई भी संख्या जोड़ सकते हो और उसको घटा सकते हो। R-1, ठीक है। पहले या तो ये कर दो, ऐसे कर दो, या फिर आप चाहो तो इसको खोल के लिखोगे, ये हो जाएगा R/R और ये हो जाएगा 1। भाई इसको जब आप खोल के लिखोगे तो एक्चुअल में ये तो लिखोगे कि भाई इसको यदि खोल के लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, R और R/R, R/R कितना 1 है, तो R/R, इसकी 1 को इस साइड में ले आओ माइनस में, बात वो की हुआ, ठीक है। तो आप इस कैसे भी करके कैलकुलेशन को सिंपल करना अपने को। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 - L2/L2 और ये आपके हो जाएगा R, ये -R/R, ये हो जाएगा आपके एक्चुअली में आपके R/R। तो यहां से जो स्मॉल r है, स्मॉल r है वो निकल के क्या आ जाएगा, स्मॉल r निकल के आ जाएगा आपके L1 - L2/L2 इंटू R। समझ गए। इस हिसाब से आपका ये आंतरिक प्रतिरोध, जहां पे R आंतरिक प्रतिरोध आपको मिल जाएगा। R क्या आपको आंतरिक प्रतिरोध, और ये जो R है वो क्या है, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, जो कि द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, समझ गए। तो लॉजिक समझ गए पूरा कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। इस हिसाब से आप चीजें कर सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल सी बात ये है, आपको x पता होना चाहिए, फिर जिस लंबाई पर ये वाला सिस्टम संतुलित होता है उसको x इंटू स्मॉल l जो भी आपको प्राप्त होता है उससे गुणा कर दो, बराबर इसका यहाँ का विभवांतर, बस बात खत्म, यही लॉजिक है, ठीक है। चलिए फिर कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां में है कि प्राथमिक सेल का विद्युत बल अज्ञात विभवांतर से अधिक होना चाहिए। जो आपका प्राथमिक सेल है ईपी, उसका विद्युत बल जो अज्ञात है उससे अधिक होना चाहिए, नहीं तो उससे ये उल्टा कब हो गया तो फिर आपका ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा, सिद्धांत फेल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्राथमिक व द्वितीयक परिपथ से जुड़े सभी विद्युत बल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बिंदु ए से जुड़ा होना चाहिए। जो भी पॉजिटिव पार्ट है, देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ये बिंदु ए से जुड़े हुए हैं। तो सारों का ये पॉजिटिव, ये बिंदु ए से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। संतुलित लंबाई की दूरी सदैव बिंदु ए से मापनी चाहिए, ए इस साइड है, ए से अपने को मापी जानी चाहिए। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है अपने को एक्सपेरिमेंट के टाइम में। मैंने आपको इसलिए लिखवाया कि एग्जाम में सवाल बन सकता है, ये सारी लाइनें दे दे, एक लाइन कुछ ऐसी दे दे और फिर आपसे पूछ ले बताइए क्या सत्य है, तो ये पॉइंट जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, भले आपको लगेगा सर इस टाइप का थ्योरेटिकल चीजें क्या है, सवाल कैसे भी बन सकता है, बात क्लियर। अब जाते जाते न्यूमेरिकल लास्ट, एक विभवमापी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। इसे 40 ओम के प्रतिरोध 2 वोल्ट विद्युत बल की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि किसी अज्ञात विद्युत बल ई को विभवमापी तार पर 40 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित किया जाता है तो ई ज्ञात करो। तो ई अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ई ज्ञात करना बहुत सिंपल है। तो देखो सवाल में क्या दिया हुआ उसके हिसाब से डायग्राम तैयार कर दो पहले तो डायग्राम तैयार कर दो। एक विभवमापी तार की लंबाई दी हुई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 10 ओम है, ठीक है। तार का प्रतिरोध दिया, इसे एक 40 ओम के प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट विद्युत बल की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो वही 2 वोल्ट की बैटरी और ये क्या है 40 ओम का प्रतिरोध है, और ये यहां पर ए बी विभवमापी का तार है, ठीक है, और इसका कुल आपको प्रतिरोध दिया हुआ 10 ओम, और तार की लंबाई कितनी हुई है 100 सेंटीमीटर। तार की लंबाई कितनी हुई है 100 सेंटीमीटर। चलो तो पहले निकालते हैं विभव प्रवणता जो x है उसका मान।
देखो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप धारा निकाल लो I, तो I कितनी हो जाएगी आपकी, I हो जाएगी एक्चुअली में 2 वोल्ट की बैटरी, और ये 40 प्लस 10, ठीक है 40 और ये 10, ये हो जाएगा 2/50 एम्पियर। अब ये VAB क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा आपके, इसका जो भी प्रतिरोध है 10 × 2/50, तो ये हो जाएगा 2/5 वोल्ट, 2/5 वोल्ट। VAB की कितना हो जाएगा, 2/5 वोल्ट, ठीक है। और जो X है, X क्या हो जाएगा, इसको यदि मीटर में चेंज कर दो 100 सेंटीमीटर को, तो 2/5/1, वही कितना X, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 1 आया तो वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। X ये आ गया। अब जो संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, माना कोई अज्ञात विद्युत बल है E, जो कि J, संतुलन की स्थिति होती है प्राप्त 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर, 0.4 मीटर पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहां से आपके क्या हो जाएगा, ठीक है, E बराबर X L, ठीक है। तो E कितना आपके, E आपको निकालना है, X कितना 2/5 इंटू जो संतुलन की लंबाई हो रही है प्राप्त, वो कितनी हो रही है, 0.4 हो रही है प्राप्त, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 0.8/5 और ये कितना हो जाएगा भाई, 16.80 यानी 1.6 यानी 0.16 वोल्ट, 0.16 वोल्ट। ये आपके आंसर आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। सवाल भले ही ये बहुत लंबा है, आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा स्टार्टिंग आपको x निकालना है, x निकाल लो, फिर जो चीज संतुलित होती है वो x इंटू किस लंबाई पे हुआ संतुलित, वो L, और थोड़ा मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना उसका, और बाकी उस E के बराबर कर दो, E या जो भी है, जिस भी हिसाब से आपको चीजें दी हुई है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ नेटवर्क बना दे, E1 E2 लगा दे, या फिर कुछ और कुछ चीजें लगा दे, ठीक है। तो आप उन सभी का जो सम्मिलित रूप से E आएगा, ठीक है, भले 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी लगा दे, ठीक है, 4 लगा दे, इनका जो सम्मिलित रूप से जो आएगा उस E के बराबर इसको लिखना है, ठीक है। बात क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। तो अपना ये चैप्टर यहीं पे होता खत्म। अगली क्लास में पढ़ेंगे इस यूनिट से जो भी सवाल पूछे गए उनका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।